लाल शर्मा देर रात को राजधानी जयपुर की सड़कों पर निकले। आपको बता दें, यहां अलग अलग इलाकों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा सबसे पहले गांधीनगर रेलवे स्टेशन इलाके में खुले में सो रहे लोगों को रैन बसेरे में शिफ्ट करवाया और कंबल वितरित किए। और उसके बाद सीएम ने जगह जगह जहां भी जरूरतमंद लोग दिखे वहां कंबल वितरित किए और राजकाज के बारे में भी जाना। इसके बाद सीएम ने रामनिवास बाग स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण भी किया और वहीं यहां पर लोगों के हालचाल पूछे और उनसे उनको उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिली। अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कुछ व्यवस्थाएं सुधारने के दिशा निर्देश दिए। वहीं देर रात को प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रात को 12 बजे अचानक से इन इलाकों में पहुंचे तो यहां पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। तो देखिए, आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ठंड इस वक्त जबरदस्त पड़ रही है। कोहरे के कारण लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है और इस कड़कड़ाती ठंड में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद रैन बसेरों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और गरीबों को कंबल भी वितरित इस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए। और जहां पर कमियां देखने को मिली वहां पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री। देखिए, बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने घर नहीं है, जो फुटपाथ या फिर रैन बसेरों में सोते हैं, वहां पर रहते हैं। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, ऐसे में उन्हें कंबल वितरित यहाँ पर सीएम के द्वारा किए गए और देखरेख की गई कि क्या उन्हें सभी ज़रूरत का सामान मिल रहा या नहीं। और उस दरमियान नगर निगम के जो मेयर है, कमिश्नर है, जहां पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं थी, जहां पर रैन बसेरों के हालात सही नहीं थे, जो सुविधाएं मुहैया कराई गई थी वो सही नहीं थी, जहां व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं थे, वहां पर नगर निगम के मेयर को, कमिश्नर को फटकार भी लगाई, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए और उसको जल्द सही करवाने की बात भी कही गई। देखिए, सर्दी का मौसम है, हर व्यक्ति को सर्दी लगती है। ऐसे जो महिला पुरुष हैं, आपने देखा कि रोड के किनारे के कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, सर्दी नहीं लगे उनको। थोड़ी सी व्यवस्था हमारे एनिवर्सरी की व्यवस्था कैसी है, बात थोड़ा सा होना चाहिए। दूसरा क्या है कि इस मौसम में जिस तरह से हम देखते हैं कि सर्दी में लोग परेशान होते हैं, उनको किसी को परेशानी नहीं है। मैंने आप सभी से कहा है और मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों के माध्यम से भी हमारे सभी लोग उसमें सहायता कर रहे हैं और हमारे नगर निगम ने रैन बसेरा बना है, बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है। लेकिन फिर भी किसी तरह से कोई किसी को परेशानी नहीं हो आवश्यक है, इसलिए कि सभी लोगों को देखना और उनको कोई परेशानी नहीं हो। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सौरभ हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, देर रात निरीक्षण करने के लिए वैसे तो सीएम का ये नेचर ही है, लेकिन अचानक से रैन बसेरों के लिए जो सड़कों पे लोग सो रहे हैं उनके लिए अचानक से निरीक्षण करने के लिए निकल गए। क्या कुछ रहा उस दरमियान, क्या ऑब्जर्व किया गया और अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए? जी बिल्कुल, देखिए कल देर रात 11 बजे बाद की घटना है। मुख्यमंत्री अचानक सीएमआर से निकले और उसके बाद तमाम जो रैन बसेरे और जेलन रोड, टोंक रोड और इसके अलावा अस्पताल के आसपास जो फुटपाथ पर जो लोग रह रहे थे उनको कंबल जो है वो वितरित किए गए। साथ ही ये भी देखने को मिला कि रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने कुछ नाराजगी जो है वो व्यक्त की और जो उस रैन बसेरों में व्यवस्थाएं थी उनमें सुधार के निर्देश जो है वो नगर निगम को दिए हैं। और साथ ही जो लोग फुटपाथ पर रह रहे थे उन्हें किस प्रकार से रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाए, इसके निर्देश जो है वो दिए गए हैं। कुछ लोगों के साथ यानी कुछ अधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री जो है वो अलग अलग जगहों पर गए, तमाम लोगों की मुश्किलों को समझा और इस कड़ाके की सर्दी में किस प्रकार से उनकी मदद की जा सके उसके हाल जानने की कोशिश मुख्यमंत्री द्वारा की गई।
ठीक है, रैन बसेरों का हाल क्या है? क्या वहां पर मुख्यमंत्री को सभी जरूरत की चीजें नजर आई या फिर कुछ चीजों की कमी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बताई? बिल्कुल, देखिए राजधानी में अलग अलग जगहों पर रैन बसेरे स्थापित किए हुए हैं। खासतौर पर जयकलन अस्पताल के पास कह लें, रामनिवास बाग के पास कह लें, क्योंकि यहाँ पर SMS अस्पताल के जो मरीज होते हैं उनके परिजन भी ठहरते हैं, साथ ही जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी कई बार इन रैन बसेरों में रहने की जरूरत होती है। लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है कि इन रैन बसेरों में पर्याप्त सुविधाएं जो है वो नहीं होती, क्योंकि कड़ाके की सर्दी और उसके बाद रैन बसेरों में बिस्तर गंदे और अलग तरह की समस्याएं जो है वो होती हैं। इसलिए से ये निर्देश दिए गए कि साफ सफाई का विशेष ख्याल इन रैन बसेरों में होना चाहिए। साथ ही जो लोग रहते हैं उन्हें किसी प्रकार की मुश्किल जो है वो ना आए, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि जो असामाजिक तत्व के लोग होते हैं वो भी इन रैन बसेरों में ठहरने के लिए पहुंच जाते हैं और उसके कारण से दूसरे जो लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार की दिक्कतें न हो उनको लेकर भी निर्देश जो है दिए गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर बताते चले, बीजेपी ने 29 राज्यों के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है और राज्य में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल काउंसिलिंग मेंबर्स का करवाएंगे चुनाव। तो जैसे विजय रूपाणी को राजस्थान की जिम्मेदारी मिली है, वहीं मनोहर लाल खट्टर को बिहार की जिम्मेदारी दी गई, शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक की और पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री है उनको गुजरात की जिम्मेदारी दी गई। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको मध्य प्रदेश का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो बड़ी खबर आपको इसको बता रहे हैं, 29 राज्यों के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त कर लिए हैं। बड़े चेहरों को, बड़े बड़े जो बीजेपी के राज्य है जहां बीजेपी का नेतृत्व है, जहां पर सीटें ज्यादा है, वहां पर बड़े चेहरों को बीजेपी के जिम्मेदारी दी गई है। तो 29 राज्यों के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और मनोहर को बिहार का, शिवराज सिंह को कर्नाटक की जिम्मेदारी, पीयूष गोयल को यूपी की जिम्मेदारी और भूपेंद्र यादव को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस राज के 9 जिले और 3 संभाग खत्म करने के बाद राजस्व विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। भजनलाल कैबिनेट ने गहलोत राज के जिले संभाग खत्म करने का फैसला किया था। कमोबेश अब भी केकड़ी, सांचौर, नीम का थाना और सीकर में रार बढ़ गई है और विरोध के स्वर भी मुखर हो रहे हैं। स्थानीय लोग और राजनीतिक दल भी लामबंद हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों को रद्द करने के फैसले के बाद प्रदेश में सियासी भूचाल आ चुका है। कांग्रेस इस फैसले का विरोध कर रही है तो बीजेपी इसे प्रदेश के विकास के लिए बड़ा फैसला बता रही है। सीकर, केकड़ी और सांचौर में फैसले के विरोध में आवाज उठने लगी है। सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को निरस्त करने के फैसले के विरोध में गुरुवार को सीकर में इंडिया गठबंधन और विभिन्न संगठनों की बैठक रखी गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सीकर चूरू सांसद के साथ साथ तीनों ही जिलों के कांग्रेस के सभी विधायक यहाँ मौजूद रहे। बैठक में एक घोषणा की गई कि सरकार के इस फैसले के विरोध में सीकर में बड़ा जन आंदोलन होगा। साथ ही शनिवार को सीकर बंद का आह्वान किया गया है। इसके साथ साथ 7 जनवरी से तीनों जिलों में बड़ा आंदोलन किया जाए। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दिया था संभाग का दर्जा और जिले का दर्जा। पहले सीकर मुख्यालय जो बंद का शनिवार का निर्णय लिया गया और उसके बाद में जो 2 दिन की तो अवकाश है और फिर जब उपखंड मुख्यालय खुलेंगे। जनता में ज़बरदस्त आक्रोश है। शेखावटी बेल्ट को हमेशा चूरू सीकर से जाना जाता था और नीमका थाना एक नया जिला बनाया गया था। इसके बाद से जब सरकार ने अचानक ही फैसला लिया है और जिस टाइमिंग पे लिया है उनकी मंशा साफ नजर आती है।
पब्लिक एट लार्ज में इसका आक्रोश है। एक नई शुरुआत कांग्रेस सरकार के टाइम पे हुई थी और जो जरूरत भी थी, हमारे सुजानगढ़ को भी एक जिले बनाने की डिमांड बहुत लंबी रही है। उधर केकड़ी जिले को समाप्त करने को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुरुवार को जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले जिला बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। साथ ही जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले आक्रोश रैली निकाली गई। इसके जरिए सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए युवाओं ने मुंडन करवाकर जिले को यथावत रखने की मांग की, जहां से वकीलों ने मांग को लेकर प्रशिक्षु RAS श्रद्धा सिंह को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। केकड़ी जिला रहने के लिए सारी योग्यताएं रखता है, सारे मापदंड रखता है। राज्य सरकार ने दुर्भावनापूर्वक आशय से केकड़ी को जिले से विहीन किया है। तो ये हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं हमारे पूरे इस आवाम का, केकड़ी की जनता की तरफ से। हमने आवाम की तरफ से हमने माननीय SDM साहब को अभी ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन के माध्यम से हम हमारी भावनाएं पहुंचा रहे हैं और अब आगे की हमारी रूपरेखा हमने यहाँ से धरना प्रदर्शन यहाँ केकड़ी न्यायालय परिसर में स्टार्ट कर दिया है। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से जैसे जैसे हमें आम जनता का समर्थन मिलता जाएगा, वैसे वैसे हम आगे निर्णय लेते रहेंगे। माननीय पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु जी शर्मा ने 1.5 साल पहले जिला बनाया था केकड़ी को, और उसने पैदा किया जिले को। उसको संभालने के लिए जनता ने माननीय विधायक मोदी शत्रुघ्न गौतम को चुना पालने के लिए, लेकिन उन्होंने जिले को पाल नहीं सके और जिले की हत्या करवा दी कुछ अपने स्वार्थ के लिए, फायदे के लिए। वहीं सांचौर जिले को निरस्त करने के बाद यहां की सियासत में भी उठापटक देखने को मिल रही है। सांचौर जिला निरस्त करने के बाद अब भाजपा से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे जालोर सिरोही से पूर्व सांसद देवजी पटेल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र भेजकर सांचौर जिले को यथावत रखने और वापस समीक्षा होने तक सांचौर में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर ऑफिस खोलने की मांग की है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने इस फैसले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया? कोई जांच कमेटी में नहीं बैठाई, कोई फैक्ट फाइंडिंग नहीं की। चुनाव के ठीक पहले घोषणा कर दिया कि हम इतने इतने जिले बना रहे हैं। यानी उन्होंने प्रशासन की जरूरत और नागरिकों के हित की चिंता नहीं की, अपने राजनीतिक हित और लाभ के लिए जिले बना दिए। और वो स्वयं जानते थे कि हम राजस्थान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिलहाल गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों को खत्म करने की सियासत पूरे प्रदेश में फैल रही है और विरोध के सुर उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा के आरोप पर मदन दिलावर ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि डोटासरा उलूल जुलूल बोलते रहते हैं। गहलोत सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए जिला बनाया था। हमारी सरकार ने एक्सपर्ट से राय ली और कमेटी बनाई। इसके बाद विचार विमर्श कर जिले का निर्माण हुआ। माननीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो उलूल जुलूल बोलते रहते हैं। जब जिले बनाने की चर्चा आई तो अपना दिमाग नहीं लगाया, न किसी एक्सपर्ट से राय ली। राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने एक एक विधानसभा क्षेत्र का भी जिला बना दिया। माननीय भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक्सपर्ट से राय ली, कमेटी बनाई, फिर मंत्रिमंडल उप समिति बनाई। सबसे विचार विमर्श करने के बाद जो सलाह आई उसके आधार पर जिलों का निर्माण हुआ है और जो सही है, परंतु ये पच नहीं पा रहा है। कांग्रेस को पच नहीं पा रहा है, उछल कूद कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अपनी जेब को मिटा नहीं पा रहे। क्योंकि उपचुनाव में आपने देखा होगा कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली है, 1। अब क्या करे बेचारे, इसलिए उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। दौसा जिले के महूखेड़ा गांव में टाइगर आने से हड़कंप मच गया। सुबह के समय जैसे ही ग्रामीणों को टाइगर दिखाई दिया तो हड़कंप मच गया और उसके बाद से टाइगर ने वहां मौजूद एक महिला सहित 3 लोगों को जख्मी कर दिया। टाइगर के मूवमेंट की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमों के साथ साथ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पिछले 2 दिन से टाइगर टीम को चक्कर लगवा रहा है। रिपोर्ट देखिए। दौसा अलवर में टाइगर डेंजर, कई गांव में कर्फ्यू जैसे हालात, दरवाजों पर खूंखार की दस्तक। ये तस्वीरें आपको भी डरा देंगी। पिछले 2 दिनों से ये टाइगर दौसा और अलवर में दहशत फैलाए हुए है। खूंखार टाइगर को पकड़ने के लिए कई टीमें लगी हैं, जाल लगाए गए हैं।
शिकार रखा गया है। ट्रैंकुलाइज गन से उसके पीछे पीछे दौड़ लगाई जा रही है, लेकिन उसको पकड़ने की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। सरिस्का और रणथंभौर टाइगर रिजर्व की टीमें इसे ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश में लगी हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। जहां जहां टाइगर का मूवमेंट हो रहा है, न्यूज 18 की टीम उसके पीछे पीछे पगमार्क देखते हुए पहुंची है। ये जो गांव है, ये करणपुरा दौसा अलवर सीमा के पास का ये गांव है। इस सरसों के खेत में आप देख सकते हो कि किस तरह जो लोग हैं वो पगमार्क देख रहे हैं और वन विभाग की टीमें पगमार्क देख रही हैं। आगे हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो इस घर में रात के समय ये टाइगर आया था और इसके पगमार्क हम दिखाने की कोशिश करते हैं। कहाँ पर ये देखें, ये पगमार्क बताए जा रहे हैं, ये ग्रामीणों की तरफ से ये पगमार्क है इसका, जो टाइगर यहाँ पर आया था। दूसरा पगमार्क ये देखिए, यहाँ पर ये टाइगर पहुंचा है। ये जो त्रिपाल है इसको हटाकर जो अंदर मवेशी थे उनको शिकार बनाने की कोशिश की गई। टाइगर ने एक दिन पहले दौसा के महू खुर्द गांव में एक महिला समेत 3 लोगों पर हमला कर दिया था। निहालपुरा गांव में कई घंटे तक टाइगर एक खेत से दूसरे खेत में दौड़ता नजर आया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन के साथ साथ वन विभाग की टीम भी टाइगर का पीछा करते हुए नजर आई। दिन भर की कोशिशों के बाद भी इसे पकड़ा नहीं जा सका और रात को टाइगर दौसा से निकलकर अलवर के करणपुरा गांव में पहुंच गया। दौसा के महू खुर्द गांव में रेस्क्यू के दौरान टाइगर ने वन विभाग की टीम की गाड़ी पर हमला कर दिया था। इस हमले में गाड़ी का कांच टूट गया था, लेकिन किसी कर्मचारी को चोट नहीं आई। दहशत इतनी कि गांव के लोग शाम होते ही घर में दुबक जाते हैं। कोई भी आहत होने पर शोर मचाने लगते हैं। इतना ही नहीं, जानवरों को भी घरों के अंदर बांध रखा है। अलवर के करणपुरा गांव के खेतों में जगह जगह टाइगर के फुटप्रिंट मिले। खेतों में वन विभाग और ग्रामीणों की टीम टाइगर की लोकेशन को ट्रेस करने में जुटी है। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। रात भर जो ग्रामीण है वो काफी भयभीत नजर आए हैं। तस्वीरें दिखाएंगे हम। ये जो बकरी है, बकरी को इस तरह बंद रखा गया है ताकि जो टाइगर है वो इन जानवरों को शिकार नहीं बना सके, ये कोशिश है। इस तरह की जो तस्वीरें हैं, जो बड़े जानवर हैं, चाहे वो गाय हो भैंस हो, उनको भी पूरी तरह बंद रखा गया है। जो उनका बाड़ा होता है उसको भी एक तरीके से पैक रखा गया है, लॉक लगाया गया है। लोग घरों में भी दुबके रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में बिल्कुल अंदर ही जो जरूरी कार्य होते हैं वो सब अंदर निपटाए हैं। यानी पूरी रात भर एक भी जो गांव वाले हैं बाहर नहीं निकले हैं और प्रशासन भी यही मुनादी करा रहा है कि लोग कम से कम घरों से बाहर निकले, पूरी तरह सुरक्षित रहें, क्योंकि जो टाइगर का मूवमेंट है वो इसी इलाके में है। जहां जहां टाइगर जा रहा है वहां वहां न्यूज 18 की टीम उसके पीछे पीछे जा रही है। करणपुरा पहुंची न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने लोगों से बातचीत की। सुबह 5 बजे टाइगर की दहाड़ सुनकर लोग भयभीत हो गए। पगमार्क्स के हिसाब से इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा भी सूचना मिल रही है कि उनके द्वारा पगमार्क्स मिले हैं, तो फिर वहाँ पे भी हमने सर्च कर रहे हैं। एंड कहीं पे भी डायरेक्ट साइटिंग होती है उसका भी सूचना जैसे मिलता है हम उस हिसाब से प्रयास करेंगे। वर्तमान में अलवर और दौसा की सीमा के आसपास किसकी लोकेशन हो सकती है? वर्तमान में अभी बॉर्डर पे है लोकेशन, तो इसीलिए हम इस जगह पे खड़े हैं और पगमार्क्स की अभी हमारी टीम सर्च कर रही है और उसके हिसाब से कहाँ पे मूवमेंट है उसका कुछ प्रोबेबिलिटी कर सकते। दौसा और अलवर जिले की सीमा पर वन विभाग की टीम डेरा डाले हुए है। डीएफओ वी केतन कुमार और मंडवार एसडीएम अमित कुमार भी मौके पर मौजूद हैं। टाइगर के मूवमेंट के कारण दौसा और अलवर के करीब 1 दर्जन गांव के लोग भयभीत हैं और न्यूज 18 की टीम जहां भी पगमार्क दिखाई दे रहे हैं टाइगर के वहां पर पहुंच रही है। कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरह इस टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया जाए और लोगों की दहशत को खत्म किया जाए। आशीष शर्मा, करणपुरा, न्यूज 18 राजस्थान। और चलिए अब बात कोटा से बड़ी खबर की, जहां न्यू मेडिकल कॉलेज में शवों की अदला बदली देखी गई है। लावारिस शव को एक महिला का पिता का शव बताकर सुपुत्र कर दिया गया। कुछ दिनों बाद शिनाख्त होने पर फिर पिता का शव बताकर सुपुत्र किया गया। बूंदी निवासी रामी के पिता की 22 दिसंबर को मौत हुई थी। 5 दिनों में पिता बदलकर पुलिस ने बेटी से करवाए 2 अंतिम संस्कार। तो आप ये देखिए, ये अस्पताल न्यू मेडिकल कॉलेज में शवों की अदला बदली हुई है। अब एक शव का डीएनए टेस्ट करवाकर उसकी जांच करवाई जाएगी। तो पहले तो एक लावारिस शव को एक महिला का पिता का शव बताकर सुपुर्द कर दिया, उसके बाद अब डीएनए टेस्ट करवाने की बात कही जा रही है। ये बताया जा रहा है कि डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा, उसके बाद जांच की जाएगी। इतनी बड़ी लापरवाही एक न्यू मेडिकल कॉलेज की ये बात बता रहे हैं, जहां पर हजारों की तादाद में मरीज आते जाते रहते हैं। वहां पर इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है।
पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर पेश की जाएगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू चादर पेश करेंगे। किरण रिजिजू 4 जनवरी को अजमेर आएंगे और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर 813वें उर्स के मौके पर चादर पेश कर पीएम का पैगाम पढ़ेंगे। वहीं पीएम ने इस मौके पर अपने संदेश में कहा है कि ये भाव भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत और सद्भाव और करुणा के स्थायी संदेश के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाता है। किरण रिजिजू की यात्रा को लेकर आधिकारिक कार्यक्रम भी जारी किया गया है। किरण रिजिजू शनिवार 4 जनवरी को सुबह करीब 7:15 पर विमान से जयपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे और सड़क मार्ग से अजमेर आएंगे। सुबह 11 बजे वो अजमेर दरगाह शरीफ पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भेजी गई चादर पेश करेंगे और इस दौरान वो दरगाह के वेब पोर्टल और ज़ायरीनों के लिए गरीब नवाज ऐप लॉन्च करेंगे। तो 813वें ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स का मेला है, जिसमें किरण रिजिजू आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो चादर दी गई है उसको भेंट करेंगे और साथ ही पीएम का संदेश भी यहां पर पढ़ेंगे। अजमेर आने वाले हैं अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू। उसके अंदर वाला एक बड़ा वाला जो है वो 4 जनवरी को सुबह 7:15 पर पहुंचेंगे। आपको ये स्केड्यूल हम बता रहे हैं किरण रिजिजू का। फिर पीएम मोदी की ओर से चादर पेश करेंगे, उनके द्वारा जो संदेश किया गया है उसको वो पढ़ेंगे। और चले इस बीच आपको जोधपुर से भी बड़ी खबर बताते चले, जहां उत्कर्ष क्लासेस पर आयकर विभाग का सर्वे जारी है। देश भर में उत्कर्ष के सभी कार्यालय में एक साथ आयकर विभाग की कार्रवाई कल से लगातार जारी है। आयकर विभाग की कार्रवाई राजस्थान सहित प्रयागराज और इंदौर में भी ये कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर जोधपुर से ये बड़ी खबर है। उत्कर्ष क्लासेस पर आयकर विभाग का ये सर्वे देखने को मिला है। सभी कार्यालय जो है वहां पर ये छापेमारी हो रही है। विवादों में कोचिंग संस्थान, कई ठिकानों पर आईटी का एक्शन, छात्र अभिभावक हैरान, उत्कर्ष का कैसा अपकर्ष। आयकर छिपाने वालों की खैर नहीं, ये हम नहीं, राजधानी जयपुर से आई ये तस्वीरें कह रही हैं। आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के हेड ऑफिस समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। नामी कोचिंग संस्थान उत्कर्ष एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार सुर्खियों का कारण बना है इनकम टैक्स की कार्रवाई। देश के 3 अलग अलग राज्यों में इस वक्त उत्कर्ष के तमाम संस्थानों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। इस वक्त मैं जयपुर के रिद्धि सिद्धि स्थित उत्कर्ष सिविल सर्विस कोचिंग संस्थान के बाहर खड़ा हूँ और इस वक्त यहाँ पर इनकम टैक्स के अधिकारी न सिर्फ कार्रवाई कर रहे हैं बल्कि तमाम दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। माना जा रहा है कि तमाम अकाउंट से जुड़े दस्तावेज इनकम टैक्स के अधिकारी इस वक्त यहाँ पर खंगाल रहे हैं। और सूत्रों के मुताबिक उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में छात्रों की फीस को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई हैं, जिस पर आयकर विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर समेत कई शहरों में आयकर विभाग की टीमें सर्च कर रही हैं। उत्कर्ष पर पहले भी आईटी की रेड पड़ चुकी है। आपको बताते चलें कि 15 दिसंबर को जयपुर के सेंटर में छात्रों के बेहोश होने की घटना के बाद ये संस्थान सुर्खियों में आया था, जिसका एनजीटी ने भी संज्ञान लिया था और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत कई एजेंसियों से जवाब तलब किया था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट।